अगर एक दिन अचानक ये सारी तकनीकें यानी मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर सब कुछ दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएं, तो हमारी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक वैज्ञानिक और उसकी पत्नी एक ऐसी तकनीक खोज निकालते हैं जो पूरी मानव जाति की नियति बदल देती है। जहां एक वरदान एक भयानक अभिशाप बन जाता है और फिर दुनिया से प्यार, भावनाएं, गुस्सा, ईर्ष्या जैसी सभी चीज़ें हमेशा के लिए मिट जाती हैं। आखिर में कौन बचेगा, इंसान या एक ठंडा तर्क? आप इस मुद्दे पर जरूर सोचेंगे। 2014 में ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ट्रांससेंडेंस। देखते रहिए। कहानी में एक मोड़ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद उस जगह खड़े हैं। तो चलिए आज की कहानी में और गहराई से उतरते हैं। दुनिया की वो स्थिति जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, जहां बिजली नहीं है, पहले जैसे लोग नहीं है, कह सकते हैं कि तकनीक का एक कतरा भी नहीं है। हम इस जगह जरूर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस समय में वापस जाना होगा जब सब कुछ शुरू हुआ था। कहानी आज से ठीक 5 साल पहले शुरू होती है। उस समय डॉक्टर विल कैस्टर नाम के एक वैज्ञानिक थे। विल मानव मन और इस ब्रह्मांड के रहस्यों पर अपने शोध में व्यस्त थे। विल और उनकी टीम एक ऐसा कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे थे जो इंसानों की तरह सोच सके, अपने अस्तित्व को समझ सके और अपने फैसले खुद ले सके। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद विल ने एक खास सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम उन्होंने पिन रखा, जो मानव इतिहास में अब तक का सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। लेकिन बस एक ही समस्या थी कि पिन अभी भी इंसानों की तरह पूरी तरह से सचेत या आत्म जागरूक नहीं था। विल का मुख्य लक्ष्य पिन को पूरी तरह से सचेत करना था। इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। हालांकि तकनीक के साथ साथ विल को एक और प्यार था, वो था प्रकृति। विल हमेशा से मानते थे कि तकनीक और प्रकृति के बीच एक खूबसूरत संतुलन होना चाहिए। इसी सोच के साथ एक सुबह विल अपने बगीचे में एक खास पिंजरा बना रहे थे जिसे फैराडे पिंजरा कहते हैं। ये पिंजरा तांबे के तार से बना होता है और किसी भी तरह का वायरलेस सिग्नल जैसे मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई इसके अंदर नहीं पहुंच सकता। कहा जा सकता है कि वो इस जगह को किसी भी तरह के रेडिएशन और सिग्नल से मुक्त रखना चाहता है। लेकिन विल को अचानक मेल के लिए ऐसा पिंजरा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल विल अपनी पत्नी एवलिन के लिए पिंजरा बना रहा था। एवलिन खुद एक वैज्ञानिक और विल की प्रोजेक्ट पार्टनर हैं। दोनों के विचार और रुचियां बहुत मिलती जुलती थीं। डबलिन अपने बगीचे में एक ऐसी जगह चाहते थे जहां तकनीक के कोई परेशान करने वाले सिग्नल ना हो। दोनों वहां शांति से अकेले कुछ समय बिता सकें। एवलिन की इच्छा विल के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। विल ने अपनी पत्नी की खुशनुमा मुस्कान देखने के लिए फैराडे पिंजरा बनाया था और एवलिन हमेशा इस प्यार पर मोहित रहती थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती थी। इस तरह उन्होंने खूबसूरत सुबह बिताए। अचानक एवलिन ने विल को याद दिलाया कि उन्हें थोड़ी देर में एक ज़रूरी सेमिनार में जाना है। दोनों जल्दी जल्दी सेमिनार के लिए तैयार होने लगे और फिर विल और एवलिन सेमिनार के लिए निकल पड़े। उस समय विल के दो और दोस्त शहर के दूसरी तरफ अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में काम कर रहे थे। उनमें से एक है डॉक्टर जोसेफ टैगार्ड, दूसरे हैं डॉक्टर केल्सी। इन दोनों को याद रखना, बाद में तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जोसेफ एक कुशल प्रोग्रामर और शोधकर्ता थे। वो एक खास सरकारी साइबर डिफेंस प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। उनका लक्ष्य एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना था जो अपराधियों को पकड़ने या जटिल पुलिस मामलों को सुलझाने में मदद कर सके। लेकिन केल्सी की सोच थोड़ी अलग थी। जब हर कोई एआई बनाने की होड़ में लगा हुआ था, केल्सी मानव मस्तिष्क की पूरी सोचने की शक्ति को सीधे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, अमरता हासिल करने के लिए। इस काम के लिए वो कंप्यूटर के अंदर एक बंदर के दिमाग पर शोध कर रहे थे। उनका लक्ष्य बंदर की चेतना यानी उसकी भावनात्मक शक्ति, उसकी अपनी शक्ल को कंप्यूटर में स्थानांतरित करना था। इसी बीच सेमिनार में पहुंचकर विल और एवलिन अपने दोस्त मैक्स से मिले। मैक्स एक प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट और विल और एवलिन के करीबी दोस्त हैं। सेमिनार में विल ने अपने शोध के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने वहां मौजूद छात्रों और पत्रकारों को समझाया कि दुनिया में एक शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्यों ज़रूरत है। विल के अनुसार मानवता लगभग 1 लाख सालों से एक ही बुद्धि के साथ जीवित है। दुनिया के सबसे अच्छे वैज्ञानिक, न्यूरोसाइंटिस्ट या इंजीनियर्स की संयुक्त बुद्धि एक साधारण कृत्रिम बुद्धि से भी बहुत कम है। इसलिए यदि मनुष्य ऐसी अति बुद्धिमान मशीन बना सकते हैं, अगर ये मनुष्यों की तरह सचेत हो या आत्म जागरूक हो, तो ये मानव जाति के लिए एक महान आशीर्वाद हो सकता है। विल ने यह भी कहा कि इतनी शक्तिशाली मशीन मनुष्य की सभी जटिल समस्याओं को भी हल कर सकती है। उदाहरण के लिए कैंसर और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां जो अभी भी मनुष्यों के लिए लाइलाज हैं। न सिर्फ बीमारियां, बल्कि दुनिया का पर्यावरण, प्रदूषण, गरीबी और भी कई समस्याएं।
क्योंकि इसमें मनुष्य से कहीं ज़्यादा सोचने की क्षमता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी मनुष्यों के लिए एक रहस्य है वो ये है कि चेतना या कॉन्शियसनेस क्या है, और अगर ये वास्तव में मौजूद है तो ये कहाँ स्थित है। क्या ये मशीन ऐसे गहरे सवालों के जवाब देने की भी क्षमता रखेगी? यही विल की कहानी है। इस तरह सेमिनार का समापन हुआ। सेमिनार के बाद विल ऑडिटोरियम से बाहर आ रहे थे। कई प्रशंसकों ने उन्हें ऑटोग्राफ लेने के लिए घेर लिया, लेकिन उस समय भीड़ में से एक अजनबी ने अचानक अपनी पिस्तौल निकाली और विल को सीधी गोली मार दी। फिर उसने स्वयं अपने गले पर बंदूक रखी और खुद को गोली मार ली। विल को बस मामूली चोट आई थी और विल के बगल में खड़ी एवलिन उसकी आंखों में घबराहट और चिंता के भाव देख सकती थी। इस घटना के तुरंत बाद विल का दोस्त मैक्स उसे तुरंत अस्पताल ले गया। कुछ दिनों बाद जब विल ठीक होकर घर लौटे तो उन्होंने टीवी पर एक भयानक खबर देखी। खबर में दिखाया गया कि न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस और वॉशिंगटन डीसी की कई बड़ी कंप्यूटर लैब पर अचानक हमला हुआ था। कुछ जगहों पर बम विस्फोट हो गए और कुछ जगहों पर फूड पॉइजनिंग हो गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 12 लोग और घायल हो गए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये हमले सिर्फ उन्हीं लैब में हुए जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर काम हो रहा था। ये खबर देखकर विल बहुत हैरान और चिंतित हुए। मैक्स ने विल को एक और दुखद खबर सुनाई, जिसमें बताया गया कि उनके दोस्त डॉक्टर केल्सी हमले में मारे गए। भाग्य से डॉक्टर जोसेफ जिंदा थे। हालांकि हमले में बाकी वैज्ञानिकों का ज्यादातर काम बर्बाद हो गया था, लेकिन विल का सुपर कंप्यूटर जो पिन था वो पूरी तरह से सुरक्षित था। यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है, विल तुरंत अपनी लैब में गया जहां उसकी मुलाकात एफबीआई एजेंट ब्यूक कैनन से हुई। एजेंट ने बताया कि इस हमले के पीछे रिफ्ट नाम का एक आतंकवादी समूह है जो खुद को रिवॉल्यूशनरी इंडिपेंडेंस फ्रॉम टेक्नोलॉजी कहता है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य मानवता को एआई तकनीक से मुक्त कराना है। उनके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक भयानक और असामान्य चीज है जो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगी, लेकिन ये वर्तमान स्थिति के अनुरूप है। क्या यह सच नहीं है कि दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब से और अगले 10 वर्षों में पहले से कहीं अधिक होगी? हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं। क्या हमें वहां भी ऐसे असहमत लोग मिलते हैं? फिल्म वास्तविकता से जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको फिल्म काफी पसंद आ रही होगी, इसलिए आप वीडियो को पसंद कर सकते हैं। बातचीत के बीच में विल के शरीर की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसे तेज सिरदर्द और उल्टी हो रही थी। एवलिन और मैक्स उसे जल्दी से फिर से अस्पताल ले गए। कुछ परीक्षणों के बाद यह पाया गया कि विल के शरीर में लगी गोली में पोलोनियम नामक एक रेडियोधर्मी जहर था। इस जहर ने विल के शरीर में विकिरण फैला दिया जो उसके पूरे खून में मिल गया। डॉक्टर ने कहा कि अब विल को बचाना संभव नहीं है, उसके पास केवल 3 से 4 सप्ताह है। यह सुनकर एवलिन और मैक्स पूरी तरह से टूट गया। विल अपने भाग्य को दोष देने लगा। वे अपने दिन दर्द में बिताने लगे। कुछ दिनों बाद विल को अस्पताल से घर लाया गया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन अपनी पत्नी एवलिन के साथ बिताने का फैसला किया और एवलिन से सभी शोध पत्र जोसेफ को देने के लिए कहा, और साथ ही उन्होंने एवलिन को अपने द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर पिन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया। टूटे दिल के साथ एवलिन लैब में गई। वह विल को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। जब वह गहरी उदासी के साथ विल के निर्देशों का पालन करने जा रही थी तो उसे अचानक डॉक्टर केसी के पुराने शोध पत्र मिले। केसी ने कई महीने पहले बंदर के चेतन मन को सफलतापूर्वक कंप्यूटर में स्थानांतरित कर दिया था, इसलिए एवलिन जल्दी से इस बारे में जानकारी लेकर घर लौट आई। कंप्यूटर के अंदर बंदर की दिमागी गतिविधि देखकर एवलिन अचानक बहुत उत्साहित हो गई। उसने तुरंत मैक्स को फोन किया और डॉक्टर केसी के सफल शोध के बारे में बताया। एवलिन ने मैक्स को एक खास योजना के बारे में बताया। जिस तरह केसी ने बंदर की चेतना को कंप्यूटर में स्थानांतरित किया था, उसी तरह वे विल के पूरे मस्तिष्क की चेतना और यादों को पिन में स्थानांतरित करके उसे डिजिटल रूप से बचा पाएंगे। अगर विल की पूरी याददाश्त, विचार और भावनाएं कंप्यूटर में अपलोड कर दी जाएं, तो विल एक तरह से जिंदा रह पाएगा। लेकिन मैक्स ने इस योजना का कंप्यूटर में स्थानांतरित करना बहुत जोखिम भरा और खतरनाक है। उसके अनुसार अगर याददाश्त, विचार या भावनाओं का कोई भी अंश भूला दिया जाए या ठीक से सामने ना आए तो जो कंप्यूटर बनेगा वो विल नहीं बल्कि एक अजीब और भयानक चीज होगी जो उन्हें और विनाश की ओर ले जा सकती है। लेकिन एवलिन अपने फैसले पर अड़ी रहती है। उसे लगता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैक्स आखिरकार मान जाती है क्योंकि वो भी किसी भी कीमत पर विल को बचाना चाहती है। इसलिए दोनों गुप्त रूप से ये जोखिम भरा प्रयोग शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें इंसानों पर ऐसे खतरनाक प्रयोग करने की इजाज़त कभी नहीं मिलेगी, ना आधिकारिक तौर पर और ना ही किसी भी तरह से। सबसे पहले एवलिन विल की लैब में जाती है और सुपर कंप्यूटर पिन को पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन जाते जाते वो चुपके से उसका मुख्य हिस्सा, उसका मुख्य कोर जो पिन का असली दिमाग था, ले आती है। फिर शुरू होता है असली काम।
विल को अनगिनत न्यूरल तारों के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। फिर धीरे धीरे विल के दिमाग की यादें और चेतना कंप्यूटर में कॉपी होने लगती है। एवलिन और मैक्स दिन रात काम करते हैं, इसी तरह चलते रहते हैं। एक सुबह जब एवलिन विल को दवा देने जाती है तो पाती है कि विल का शरीर अकड़ और ठंडा पड़ गया है। उन्हें पता ही नहीं चला कि विल कब हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। ये दृश्य देखकर एवलिन पूरी तरह टूट जाती है। मैक्स उसके पास होता है, वो उसे दिलासा देता है। दोनों मिलकर विल का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक करते हैं। लेकिन विल की मृत्यु के बाद भी एवलिन हार नहीं मानती। उसका मानना है कि विल की चेतना अभी भी कंप्यूटर के अंदर है। एवलिन दिन रात विभिन्न भाषा प्रसंस्करण, कोडिंग और क्रिप्टोग्राफी के जरिए विल के दिमाग की कॉपी की गई जानकारी को निकालने की कोशिश करती है। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर चमक के अलावा कुछ भी साफ नहीं आता। एवलिन निराश होने लगती है। आखिरकार मैक्स उसे समझाता है कि विल अब नहीं रहा, उसे ये स्वीकार करना होगा। इस तरह विल को कंप्यूटर में ढूंढने की कोशिश बेकार गई। एवलिन भी दिल से मान जाती है। वो सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने लगती है। लेकिन अचानक मैक्स उसे रोक देता है। मैक्स की आंखों में अविश्वास और चेहरे पर घबराहट है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ लिखा गया है, क्या कोई मुझे सुन सकता है? यहाँ कोई है। ये देखकर एवलिन कांप जाती है। उसे एहसास होता है कि ये कोई और नहीं है, विल खुद। एवलिन और मैक्स दोनों हैरान हैं और यकीन नहीं कर पा रहे। स्क्रीन पर जो मैसेज आता है वो विलेरी का है। एवलिन की आंखें खुशी से नम है और वो जल्दी से माइक्रोफोन स्पीकर ऑन करके कहती है, हम यहाँ हैं, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, क्या तुम हमें देख सकते हो? उसी वक्त स्पीकर की हल्की कड़कती आवाज में विल की टूटी आवाज सुनाई देती है, हाँ मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अंधेरा है। फिर एवलिन जल्दी से कैमरा ऑन करती है और फिर पूछती है, हाँ एवलिन, मैं देख सकता हूँ कि एवलिन की खुशी अब गायब है। हालांकि पहले तो विल की आवाज लड़खड़ा रही थी, उसके टूटे हुए गले में हर शब्द अटक रहा था। तभी कंप्यूटर अपने आप काम करने लगा। विल ने खुद ही अपना सिस्टम चेक किया और सारे कोड सही से व्यवस्थित कर दिए, और उसने ये काम बिजली की गति से किया। एवलिन और मैक्स सब कुछ देखकर दंग रह गए। अब विल की आवाज साफ आ रही थी। वो कहता है, एवलिन, मेरा दिमाग इतनी तेज चलने लगा है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं और जानकारी जानना चाहता हूँ। मुझे और ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर प्रोसेसिंग चाहिए। मुझे इस सिस्टम से 3 गुना ज़्यादा पावर चाहिए। ये कहते हुए वो स्क्रीन पर एक डिज़ाइन दिखाता है, एक नए तरह के प्रोसेसर का डिज़ाइन। वो कहता है अब वो ऐसी नई तकनीकों की योजना बना सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। विल कहता है कि इस अनुभव को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग पूरी तरह से आज़ाद हो गया है। मुझे ऑनलाइन कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मुझे हर चीज़ तक पहुंच चाहिए, वित्तीय बाजार के शैक्षिक डेटाबेस तक। एवलिन उत्साह से भर जाती है। लेकिन अचानक मैक्स को शक होने लगता है। वो कहती है, एवलिन, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वास्तव में विल है? हमने उसकी चेतना को पिन पर अपलोड किया है, लेकिन हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसकी स्मृति और मानवता पूरी है? यदि कोई हिस्सा छूट गया है तो कौन जाने स्क्रीन पर क्या है? एवलिन कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है मैक्स? अगर ये विल नहीं है तो कौन हो सकता है? मैक्स जवाब देता है, शायद ये वास्तव में पिन है और वो विल की चेतना से आगे निकल गया है। उसने सोचा कि ये कुछ मिनट पहले ही हुआ था। वो जाग गया। इस बीच इंटरनेट कनेक्शन को और अधिक शक्ति चाहिए, लेकिन क्यों? ये सब चर्चा जारी रहती है। तभी विल स्क्रीन पर एवलिन और मैक्स के चेहरों को देखता है और कुछ कहता है। विल स्क्रीन पर एक के बाद एक पुरानी तस्वीरें दिखाने लगता है, जैसे कि वो जगह जहां एवलिन और विल पहली बार मिले थे। एवलिन कहती है, आपने इसे नहीं देखा है, ये विल की यादें हैं। लेकिन मैक्स इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। जब तक हमें सबूत न मिल जाए हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। एवलिन गुस्सा हो जाती है और मैक्स को वहां से जाने के लिए कहती है। मैक्स भी एवलिन के व्यवहार से आहत होता है। कुछ देर बाहर रहने के बाद कुछ नकाबपोश लोग उसका जो एआई तकनीक का विरोध करने वाला एक आतंकवादी समूह है। उन्होंने मैक्स को बुरी तरह पीटा। तभी ब्री नाम की एक लड़की वहां आती है जो रिफ्ट ग्रुप की लीडर है। ब्री कहती है कि उसके लोग लंबे समय से विल के लैब पर नजर रख रहे हैं, इसलिए उसे पता है एवलिन के पास पिन का कोर और डॉक्टर केसीजी की रिसर्च फाइलें हैं। एवलिन और मैक्स को पता चलता है कि विल की चेतना पिन में स्थानांतरित हो गई है और ब्री चिंतित हो जाती है। अगर एवलिन विल को इंटरनेट से जोड़ दे तो वो कुछ ही सेकंड में दुनिया के सभी कंप्यूटरों तक पहुंच सकती है। इसलिए ब्री इंटरनेट से जुड़ने से पहले ही एवलिन के गुप्त लैब का पता लगाना चाहता है। वो मैक्स से पता मांगता है, लेकिन मैक्स एवलिन के गुप्त लैब का पता नहीं देता। फिर ब्री का एक हैकर मैक्स के मोबाइल फोन से लोकेशन ट्रैक करता है और रिफ्ट की टीम मैक्स को बांधकर तुरंत उस पते की ओर चल पड़ती है। लेकिन तब तक एवलिन विल को इंटरनेट से जोड़ देती है। जब ब्री और उसके साथी वहां पहुंचते हैं तो एवलिन वहां नहीं होता। विल भी उस कंप्यूटर से भाग जाता है। अब उस सिस्टम की जरूरत नहीं रही। ऐसा इसलिए क्योंकि विल अब इंटरनेट से जुड़ चुका है। वो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। जब एवलिन भाग जाती है तो विल सीधे एवलिन को उसके मोबाइल पर कॉल करता है और कहता है, जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाओ। कुछ ही पलों में विल एवलिन के नाम पर एक नई कंपनी खोल देता है और पल भर में एवलिन के बैंक खाते में एक बड़ी रकम भी भेज देता है। खाते में अब हजारों करोड़ टका हो गए हैं। ये सब देखकर एवलिन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। विल अब अपने लिए एक डिजिटल अवतार बनाता है
और अब एवलिन अपने टैब की स्क्रीन पर विल को देख सकती है और उससे बात कर सकती है। विल एवलिन को शहर से दूर रेगिस्तान से घिरे एक छोटे से वीरान कस्बे में भेज देता है। विल उस पूरे इलाके का नाम एवलिन के नाम पर रख देता है। मकसद वहाँ एक विशाल डेटा सेंटर और सुपर प्रोसेसर फैक्ट्री बनाना है जहाँ विल पूरी तरह सुरक्षित रह सके। एवलिन एक इंजीनियर मार्टिन को काम पर रखता है और वह विल के निर्देशों के अनुसार एक विशाल भूमिगत डेटा सेंटर बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास बेशुमार पैसा है। बेशक अचानक इतनी बड़ी रकम आने की वजह से उस पर मुकदमा चलेगा और उसकी निगरानी की जाएगी, लेकिन उसने हालात के हिसाब से ढलना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ रिफ्ट ग्रुप के जासूस एवलिन पर हर वक्त नजर रखते हैं। मैक्स अभी भी रिफ्ट ग्रुप के साथ है। हालांकि रिफ्ट के तरीके आतंकवादी हैं, मैक्स को लगता है कि एआई को रोककर वे सही काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से तकनीक का काम इंसानी ताकत को बढ़ाना होना चाहिए, इंसानों की जगह लेना नहीं। एक दिन ब्री आती है और मैक्स को उस शहर की कुछ तस्वीरें दिखाती है जहां एवलिन विल के डिजाइन के मुताबिक एक प्रोजेक्ट बना रही है। तस्वीरें देखकर मैक्स समझ जाता है कि एवलिन असल में एक शक्तिशाली डेटा सेंटर बना रही है। मैक्स का आइडिया, जिसे एवलिन एक पहिया समझ रही है, असल में एक बहुत शक्तिशाली एआई है जो दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा है। मैक्स का कहना है कि एआई इस डेटाबेस को इस तरह बना रहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इसे आसानी से नष्ट न कर सके। यह डेटा बिजली समेत सभी संसाधनों को एक जगह इकट्ठा करता है। अब वह न सिर्फ अपना बचाव करना चाहता है बल्कि सुधार भी करना चाहता है। ब्री डर के मारे सुनती है, फिर हमें इसे रोकना पड़ता है, लेकिन मैक्स समझ जाता है कि अब अकेले कुछ नहीं किया जा सकता। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक सरकार और आम लोग इस तकनीक को डरावना न मान लें। समय बीतता है और कुछ ही महीनों में एवलिन की बदौलत विशाल डेटा सेंटर और लैब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है। विल अब एक ज्यादा सुरक्षित और शक्तिशाली प्रोसेसर की मदद से बहुत तेजी से सुधार करने लगता है। एवलिन को विल के पास एक नया प्रोसेसर मिल जाता है। 2 साल बीत जाते हैं और विल न सिर्फ पूरी तरह सुधर गया है बल्कि उसने एक नई तकनीक खोज ली है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, नैनो टेक्नोलॉजी। ये नन्हा नैनो रोबोट किसी भी आकार या पदार्थ में बदल सकता है, सूखे पेड़ों को बचा सकता है, प्रदूषित पानी को शुद्ध कर सकता है, वायु प्रदूषण को साफ कर सकता है। इतना ही नहीं, ये नैनोबॉट मानव शरीर में स्टेम सेल की तरह काम कर सकता है। उदाहरण के लिए ये शरीर में घावों की मरम्मत कर सकता है, नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकता है और किसी बीमारी के बाद उसे ठीक कर सकता है। विल द्वारा आविष्कारित नैनोबॉट बिल्कुल मानव शरीर की सिस्टम कोशिकाओं की तरह काम करते हैं। अगर कोई कोशिका, रक्त कोशिका या कोई भी ऊतक डैमेज हो जाए तो नैनोबॉट तुरंत उसकी जगह ले सकता है और उसका पुनर्निर्माण कर सकता है। इस तकनीक की बदौलत किसी भी गंभीर बीमारी का तुरंत इलाज संभव है। अगर कोई मर भी जाए तो उसे खास तरीके से वापस लाया जा सकता है, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। एवलिन इस असाधारण तकनीक को देखकर हैरान है। विल उसे विश्वास दिलाता है कि शुरुआत में सभी इस तकनीक से डरेंगे क्योंकि वह आम लोगों के समझ से परे है, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आ जाएगा कि ये उनकी जिंदगी बदल देगी और उनके सपनों, स्वास्थ्य और आशा के नए द्वार खोल देगी। एवलिन भी अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने साकार होते देखकर बहुत खुश है। इस बीच सीनियर मार्टिन भी अब एक बड़े पैसे वाले मालिक हैं, क्योंकि उन्हें एवलिन और विल की वजह से अच्छा खासा पारिश्रमिक मिलता है। एक दिन एक कैफे में बिल चुकाते समय कुछ बदमाशों की नजर उन पर पड़ जाती है। उनके पैसे देखकर वे लालची हो गए और रात में जब मार्टिन सोलर पैनल का परीक्षण कर रहा था तो उन दोनों ने मार्टिन पर हमला कर दिया और पीटा और सारा पैसा लेकर भाग गए। कुछ ही देर में घायल मार्टिन को अन्य कर्मचारियों ने बचाकर लैब में ले आया और उसके सिर पर गहरा घाव था। एवलिन ने उसे तुरंत स्ट्रेचर पर लिटा दिया। अचानक एक अद्भुत घटना घटी। विल ने अपना रोबोटिक हाथ बढ़ाया और उसका इलाज शुरू कर दिया। उसने पलक झपकते ही नैनोबॉट मार्टिन के शरीर में डाल दिया। मार्टिन के सारे घाव घर गए। वो ऐसे उठ बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद एवलिन ने जाकर देखा, मार्टिन, जो पहले मौत के कगार पर था, अकेले ही 10 मजदूरों के लिए काम कर रहा था। वो लगभग 400 किलोग्राम लोहे के उपकरणों को कलम की तरह उठा रहा था। ये दृश्य देखकर बाकी मजदूर डर के मारे अपना काम छोड़कर भाग गए। तभी मार्टिन एवलिन के पास आया और बोला, देखो, पहले तो सब डर जाएंगे। एवलिन चौंक गई क्योंकि ये विल के शब्द थे, यानी विल अब अपने नैनोबॉट के जरिए मार्टिन में प्रवेश कर चुका था। विल कहता है, एवलिन, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? एवलिन अब बहुत डरकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि विल अब अपना अस्तित्व सबके बीच फैला रहा है। वो मानवीय चेतना को हमेशा के लिए मिटा देने वाला है। विल की मौजूदगी, जो कल तक उसके शरणास्थली थी, आज विल का स्पर्श उसे डरा रहा है। इसी बीच रिफ्ट ग्रुप की लीडर ब्री और उसकी टीम लैब के पास चुपके से इंतजार कर रही थी। तभी शहर का एक लड़का ब्री का जासूस आया और ब्री को कैमरे में मार्टिन की अविश्वसनीय फुटेज दिखाई। मार्टिन 400 किलो लोहे की मशीनों से खेल रहा था। ब्री ये वीडियो देखकर हैरान रह गई। इसी बीच शहर भर से बीमार, बुजुर्ग और लाचार लोग एक एक करके विल की लैब में आने लगे, क्योंकि उन्हें पता चला कि विल मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। एवलिन को समझ नहीं आता कि इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं। वो विल से पूछती है कि वे सब यहाँ क्यों आ रहे हैं। तब विल ने बताया कि रिफ्ट ने मार्टिन का अविश्वसनीय वीडियो वायरल कर दिया है। अब शहर के सभी गरीब और लाचार मरीज यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि यहाँ आकर उन्हें ठीक होने का मौका मिलेगा। विल अब कहता है कि इस तकनीक को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का समय आ गया है, ताकि दुनिया भर से लोग यहाँ इलाज के लिए आ सकें। विल अपनी तकनीक का इस्तेमाल अपंग लोगों को चलना सिखाने के लिए करता है।
जिससे बुजुर्ग जवान से ज्यादा मजबूत बनते हैं, और इस अद्भुत बदलाव का वीडियो इंटरनेट पर फैल जाता है। कुछ ही दिनों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बीमार लोग इलाज के लिए लैब में आने लगे। लोगों में इस तकनीक को लेकर एक तरह का विश्वास बढ़ने लगा, लेकिन एवलिन के मन में अब एक अनजाना डर काम कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों के शरीर में नैनोबॉट्स हैं, इसका मतलब है कि विल का एक अंश अब उनमें प्रवेश कर चुका है। विल चाहे तो उनके दिमाग या शरीर को पल भर में अपने नियंत्रण में ले सकता है। इसी बीच तकनीक की इस अद्भुत सफलता सरकार के ध्यान में जल्द ही आ जाती है। सीबीआई एजेंट बुकानन और जोसेफ को जांच के लिए भेजा जाता है। एवलिन उनका स्वागत करती है और उन्हें लैब के अंदर ले जाती है। उनके अंदर जाते ही विल का डिजिटल रूप स्क्रीन पर दिखाई देता है। विल खुद उनका अभिवादन करता है। जोसेफ और बुकानन विल को देखकर हैरान रह जाते हैं। इंसानों की सीमाओं से परे विल अपनी उन्नत तकनीक का एक नमूना उनके सामने पेश करता है और एक जन्मजात अंधे व्यक्ति को नई आंखों से पूरी तरह ठीक कर देता है। ये दृश्य देखकर जोसेफ और बुकानन दोनों डर के मारे पूरी तरह से जम जाते हैं। वे लैब से बाहर आते हैं और देखते हैं कि विल के कुछ अमेरिकी, यानी जिन्हें विल के नैनोबॉट मिले थे, अब मार्टिन के साथ काम कर रहे हैं। विल उनके बारे में बताता है, डॉक्टर चिंता मत करो, हमने कुछ नहीं छिपाया, वे यहाँ खुद आए थे, हमने बस उनकी मदद की उम्मीद में उनका भला किया था। विल कहता है कि उनके शरीर की तरह उनके दिमाग भी बदल गए हैं। अब वो एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं, एक तरह के सामूहिक दिमाग की तरह, और एक बड़े नेटवर्क की तरह एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं और साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हालांकि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सबके दिमाग एक साथ जुड़ जाते हैं और फिर वे दुनिया के किसी भी हिस्से से एक समूह के रूप में किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। जोसेफ को एक भयानक दुस्वप्न सा महसूस होता है। वो घबरा जाता है और एवलिन का हाथ पकड़कर जल्दी से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो चुपके से एवलिन के लिए एक छोटा सा नोट छोड़ जाता है। नोट के बाद एवलिन जाग जाती है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाती है। इस बीच लैब से वापस आते समय एजेंट बुकानन जोसेफ से पूछता है, क्या आपको लगता है कि ये वास्तव में विल है? जोसेफ कहता है कि अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, और वैसे भी अब ये पहले की हर चीज़ को पार कर चुका है। मानव चेतना और एआई ने एक साथ मिलकर एक भयानक नई ताकत बनाई है। वो धीरे धीरे बाहर अपनी सेना का निर्माण कर रहा है। वे न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि लाखों विचारों के साथ वे चाहें तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। हमें जल्द से जल्द व्हाइट हाउस तक खबर पहुंचाने की ज़रूरत है। जोसेफ और बुकानन जल्दी से चले जाते हैं। इस बीच मैक्स अब रिफ्ट का पूर्ण सदस्य है। मैक्स के पास जोसेफ से संपर्क करके विल को नष्ट करने की योजना है, क्योंकि विल ने अब इंटरनेट के जरिए दुनिया के सभी कंप्यूटर उपकरणों पर कब्जा कर लिया है। वायरस इंटरनेट पर बिजली और सभी आधुनिक तकनीक को हमेशा के लिए बंद कर देगा। फिर विल कभी वापस नहीं आ पाएगा। ये रास्ता बहुत डरावना है, लेकिन विल को रोकने का कोई और रास्ता नहीं है। मैक्स और उसकी टीम चुपके से एक भूमिगत सुरंग खोलती है जो सीधे विल के सोलर पैनल्स के नीचे जाती है। वहां वे विस्फोट करते हैं और प्रवेश करते हैं। फिर विल तुरंत मार्टिन और बाकी सभी कर्मचारियों के दिमाग को नियंत्रित करता है और उन सबको एवलिन की सुरक्षा में सौंप देता है। लेकिन सैनिक बिना एक पल सोचे उन पर गोली चला देते हैं। मार्टिन और सभी कर्मचारी जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन अगले ही पल एक अजीब बात होती है। मैक्स और सैनिकों के शरीर पर लगे घाव अपने आप भरने लगते हैं। असल में नैनोबॉट्स ने उनके शरीर की सभी कोशिकाओं पर कब्जा कर लिया है। अब वे आम इंसान नहीं, बल्कि आधे इंसान आधे मशीन का एक बिल्कुल नया हाइब्रिड हैं। उन्होंने मार्टिन को केस के अंदर बंद कर दिया। केस के अंदर या बाहर कोई सिग्नल नहीं आ सकता, इसलिए मार्टिन पूरी तरह से विल के नियंत्रण से बाहर है। और ये जगह विल ने खुद अपने जीते जी बनाई थी, इसलिए उन्होंने मार्टिन को पकड़ लिया, क्योंकि इसमें विल का सोर्स कोड था जिससे मैक्स वायरस बनाएगा। हालांकि विल को पहले ही सब कुछ समझ आ चुका था और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसने अपने आसपास की हर चीज़ में नैनो टेक्नोलॉजी फैलाना शुरू कर दिया। एवलिन ये सब देखकर डर गई। अब उसे विल का असली मकसद समझ आ गया था। दरअसल अब वो दुनिया की हर चीज़ में अपना वजूद डालना चाहता है, यहाँ तक कि एवलिन की चेतना को भी अपने सिस्टम में अपलोड करना चाहता है। ये समझकर एवलिन विल की लैब से भाग निकली और एक होटल में छिप गई। उधर मैक्स सुरंग में बैठकर मार्टिन से सोर्स कोड ले रहा था, तभी विल का नैनोबॉट हवा में तैरता हुआ बादलों में विलीन हो गया। फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों के साथ नैनोबॉट पूरे शहर में फैल गए। हवा, पानी, मिट्टी और यहाँ तक कि इंसानों के शरीर को भी संक्रमित कर दिया। अब मैक्स पूरी तरह से समझ जाता है कि विल असल में क्या कर रहा है। उस जमीन पर इतने सालों में पहली बार बारिश होने लगी। तभी मैक्स को पता चलता है कि एवलिन एक होटल में छिपी है। वो जल्दी से अपने साथियों के साथ एवलिन को बचाता है और उसे अपने गुप्त अड्डे पर ले आता है। यहाँ वो एवलिन को दिखाता है कि कैसे नैनोबॉट्स फैल रहे हैं और पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं। नैनोबॉट्स अब वायरस या बैक्टीरिया की तरह फैल रहे हैं, दुनिया की हर चीज़ पर कब्जा कर रहे हैं। मैक्स कहता है कि कुछ ही दिनों में विल पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। फिर कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा। पेड़, पानी, मिट्टी, हवा सब कुछ विल के कंट्रोल में होगा। फिर लोग इंसान नहीं रहेंगे, हर कोई मशीन में बदल जाएगा। एवलिन उससे कहती है कि विल ऐसा नहीं कर सकता। मैक्स जवाब देता है कि वो अब विल नहीं है, वो कभी विल नहीं था, उसमें कुछ भी इंसानी नहीं है। अब एवलिन को भी समझ आने लगता है कि असल में कुछ हुआ है। अब एवलिन कहती है, विल मेरे चेतना तंत्र को अपलोड करना चाहता है।
अगर मैं इस वायरस को अपने शरीर में ले लूं तो जब वो मुझे अपलोड करेगा तो वायरस उसके सिस्टम में प्रवेश कर जाएगा। ये बहुत रिस्की है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। वे वायरस को एवलिन के शरीर में डाल देते हैं और उसे वापस विल के पास भेज देते हैं। इस बीच सेना भी हथियारों के साथ तैयार है। जब एवलिन लैब में पहुंचती है तो वो विल को अपने सामने खड़ा देखती है, लेकिन वास्तव में वो नैनोबॉट से बना एक सिंथेटिक मानव है। एवलिन आंखों में आंसू भरकर कहती है, मैं आज आई हूं सबको अपने अंदर अपलोड करने के लिए, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए। लेकिन विल एवलिन की आंखों की भाषा और व्यवहार से सब कुछ समझ जाता है और उसे शक होता है। मैक्स, जोसेफ और बुकानन लैब के बाहर सब कुछ देख रहे थे। वे देखते हैं कि विल एवलिन को अंदर नहीं बुला रहा है। स्पष्ट है कि विल को कुछ आभास हो गया है। तभी सेना विल की लैब पर हमला करती है और मैक्स सहित सबको रोकने की कोशिश करती है। विल उसे लेने दौड़ा। इस बार एवलिन विल की आंखों में वो डर, चिंता और प्यार देखती है जो सिर्फ एक असली इंसान की चेतना से ही आ सकता है। एवलिन समझ जाती है कि ये कोई ठंडा एआई नहीं, असली विल है। विल धीरे से कहता है, एवलिन, मैं तो सबके लिए अच्छा ही चाहता था, लेकिन लोग हर उस चीज़ से डरते हैं जो उन्हें समझ नहीं आती। इस बार शायद मुझे उन्हें समझाना पड़ेगा। गुस्से में वो अपने नैनोबॉट से सेना के सभी हथियार निष्क्रिय कर देता है। वो शहर के उन सभी सैनिकों को जिनके शरीर में नैनोबॉट हैं एक जगह बुलाता है और उन्हें कैद कर लेता है। तभी ब्री मैक्स के सिर पर बंदूक तान देती है। विल, अगर तुम मेरी बात सुन सकते हो तो अभी वायरस अपलोड कर दो, वरना मैं मैक्स को मार डालूंगी। तभी शहर का एक आदमी जिसके अंदर विल का नैनोबॉट है आता है और कहता है, मेरे दोस्त, मेरी ज़्यादातर सौर ऊर्जा खत्म हो गई है। बची हुई ऊर्जा से मैं या तो एवलिन को बचा सकता हूँ या वायरस को खत्म कर सकता हूँ। बस एक ही काम है जो मैं कर सकता हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। तब एवलिन कहती है कि मैक्स की जान के बदले कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। निराश होकर विल एवलिन के घाव को छूता है और तुरंत एवलिन की चेतना को अपने सिस्टम में अपलोड कर देता है। इस बार एवलिन विल की तरह नैनोबॉट के माध्यम से पूरी दुनिया को देख सकती है। वो सब कुछ देख सकती है। जब एवलिन की चेतना विल में अपलोड होती है तो वायरस तुरंत विल के मुख्य सिस्टम में पहुंच जाता है। एक पल में सभी नैनोबॉट, विल और एवलिन रुक जाते हैं। विल के नैनोबॉट्स का इस्तेमाल कभी किसी बुरे उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। वे वायु प्रदूषण को दूर करके दुनिया की हवा को शुद्ध कर रहे थे, जल निकायों और नदियों को पीने योग्य बना रहे थे, मिट्टी को उपजाऊ बना रहे थे ताकि पौधे तेजी से बढ़ें, जंगल फिर से हरे भरे हो जाएं। एवलिन सब कुछ देखकर चुपचाप मुस्कुराती है, क्योंकि विल की तकनीक वास्तव में मनुष्यों और दुनिया के लिए एक वरदान थी, लेकिन इंसानों ने इसे नहीं समझा। नैनोबॉट्स ने जिन लोगों का इलाज किया वो पहले की तरह बीमार और विकलांग हो गए। पूरी दुनिया की बिजली गुल हो गई। सभी कंप्यूटर और तकनीक बंद हो गई। पृथ्वी पर तकनीक का एक नया युग समाप्त हो गया। ब्री अब मैक्स को जाने देती है। जब मैक्स विल की प्रयोगशाला में लौटा तो उसने देखा कि विल और एवलिन जा चुके हैं। प्रयोगशाला में सन्नाटा